गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका घटना चक्र आर्थिकी विशेष क्लास में, जो कि पूर्वावलोकन पर आधारित है। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। घटना चक्र पब्लिकेशन की जो बुक आती है पूर्वावलोकन आर्थिकी एवं सामाजिक विकास से रिलेटिव। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो थी कब प्रारंभ की गई थी, इसको कब शुरू किया गया था। माफ करना, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है आज। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये प्रारंभ की गई थी 12 सितंबर 2019 को। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 को हुई थी। 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में आने वाले 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसान इस योजना हेतु पात्र होंगे। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, खाद्यान्नों का निर्यात। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। आर्थिक समीक्षा 2016-17 वॉल्यूम्स 2 के पेज 182 के अनुसार यह खाद्य प्रबंधन में खाद्यान्नों की खरीद, उसका वितरण और बफर स्टॉक तथा मूल्य स्थिरता के लिए उसका भंडारण शामिल है। अतः स्पष्ट है कि खाद्यान्नों का निर्यात खाद्य प्रबंधन का भाग नहीं है। किसी निजी क्षेत्र के बैंक ने जो है किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है, तो ये चालू करने वाली बैंक है एचडीएफसी बैंक। निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने जो है जून 2020 में ई किसान धन योजना एप्लीकेशन जारी किया है। इस एप्लीकेशन से किसान फसलों के भाव, वैरायटी, मौसम की जानकारी आदि कृषि सूचना के साथ बैंकिंग सेवा का लाभ ले सकेंगे। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है, तो इसमें जो है स्टार वाला क्वेश्चन था। यूपी एआरओ प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्यिक संवर्धन व सरलीकरण विधेयक 2020 जो सितंबर 2020 में पारित तथा दिसंबर 2021 को निरस्त कर दिया गया के निम्नलिखित प्रावधान हैं। किसानों को उनकी उपज की विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी अन्य माध्यम से भी उत्पादकों को सरलतापूर्वक व्यापार कर सकें। यह विधेयक राज्यों की अधिसूचित मंडियों के अतिरिक्त राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थाएं प्रदान करेगा। किसानों को अपने उत्पाद के लिए कोई उपहार नहीं देना होगा और उन्हें माल ढुलाई का खर्च भी वहन नहीं करना होगा। विधेयक में किसानों को ई ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराया जाएगा और जिससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सके। मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी। किसान खरीदार से सीधे जुड़ सकेंगे जिससे कि बिचौलियों को मिलने वाले लाभ के बजाय किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत मिल सके। क्वेश्चन 5, हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक, कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही हैं, तो ये जो है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 चारों ही इसमें सही हैं। आईएएस प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना, उपभोक्ता सहायिकियाँ, ये सभी जो थी चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी। भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक मूल्य विकास, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण और 6 नंबर सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। ये जो है सार्वजनिक निवेश इनको माना जा सकता है। हरित क्रांति के दौरान और हरित क्रांति के बाद की अवधि में
कृषि में सार्वजनिक और निजी पूंजी निर्माण ने फार्म सेक्टर की प्रगति के लिए उल्लेखनीय योगदान किया। प्रारंभ में कृषि विकास मुख्यतः निम्न कार्यों में सार्वजनिक निवेश द्वारा संचालित होता था। कृषि आधारभूत संरचना जैसे विद्युत, सड़कें, सिंचाई और अनुसंधान तथा विकास विस्तार सेवाएं और बाजार और भंडारण सुविधाएं आदि का विकास। बाद में ऐसे निवेशों द्वारा आधारभूत संरचना में सुधारों के कारण भूमि विकास, भूमिजल सिंचाई, फार्म मशीनीकरण आदि में किसान स्वयं भी निजी निवेश करने के लिए प्रेरित हुए। निजी कंपनियों ने भी कृषि अनुसंधान तथा विकास, विस्तार, विपणन, संविदा कृषि और कृषि संबंधी अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है। इन निवेशों ने जो है कृषि में सार्वजनिक निवेश को काफ़ी अनुपूरित किया है। सिंचाई, सड़कों और विद्युत परियोजनाओं में सरकार के निवेश से कृषि में निजी निवेश प्रेरित हुआ है। दूसरे शब्दों में, यदि सरकार द्वारा बुनियादी आधारभूत संरचना निर्मित की जाती है, किसान ट्रैक्टर, पंप सेट खरीदने तथा नहर के कमांड क्षेत्रों में नलकूप लगाने के लिए अपनी निजी पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। दूसरी ओर सार्वजनिक निवेश को जो है कृषि में निजी निवेश के प्रतिस्थायी के रूप में भी माना जा सकता है। साधारणतः किसान अचल और कार्यशील पूंजी में निवेश करते हैं, जहां वे पूर्णतः निजी अधिकार क्षेत्र में होते हैं, जबकि सार्वजनिक निवेश उस प्रकार की परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाता है जो अधिकांशतः सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में होते हैं। सार्वजनिक निवेश द्वारा निर्मित परिसंपत्तियों उपभोक्ता प्रभार चुकाकर या उसके बिना भी किसान समुदाय द्वारा प्रयुक्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही आंसर है ऑप्शन 1, केवल 1 और 3 इसमें जो है सही है। धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, सही कथन है। उसके बाद कथन तीसरा, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है, ये भी कथन सही है। राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने का क्या लाभ है? तो इसके लाभ हैं ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्वभारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार पोर्टल है। यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है, जिसमें कि उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट कथन है इसका सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। सेकंड, मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना। थर्ड है कृषि भूमि में उर्वरकों के प्रति उपभोग को रोकना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? तो सही कथन है ऑप्शन बी, केवल 3। राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना SHCS का शुभारंभ 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से स्वस्थ धरा खेत हरा नारे के साथ किया गया था। सूरतगढ़ जो है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसका उद्देश्य किसानों को उसकी भूमि की गुणवत्ता के विषय में जागरूक कर उन्हें उर्वरकों के अति प्रयोग, अनावश्यक प्रयोग से रोकना तथा कृषि को अधिक उत्पादक, धारणीय तथा पर्यावरण के प्रति लोचशील बनाना है। शेष विकल्पों से इसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, अतः सही विकल्प ऑप्शन 3, कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। निम्नलिखित में से कौन सा से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ या हुए हैं? तो ऑप्शन जो है सही है विकल्प बी, केवल 2, 3 और 4 यानी कि 2, जीडीपी में कृषि का अंश बृहद रूप से बढ़ गया है। ऑप्शन 3, एफडीआई का अंतर प्रभाव यानी कि इनफ्लो बढ़ गया है, ये भी सही है। ऑप्शन 4 जो है भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहद रूप से बढ़ गया है, ये भी कथन सही है। यूपीएससी प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? तो ये किया है नॉर्वे के साथ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एमपीपीसीएस प्री एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। सूरजधरा योजना संबंधित है। सूरजधरा योजना जो है इसका संबंध बीज अदला बदली से है। ऑप्शन बी सही है।
छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सूरजधारा योजना बीज अदला बदली से संबंधित है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को 1 हेक्टेयर के लिए दलहनी एवं तिलहनी फसलों के बीज की अदला बदली हेतु अनुदान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं था? तो समर्थक नहीं था ऑप्शन सी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने नेहरू के सोवियत शैली से आर्थिक विकास का विरोध किया। चौधरी चरण सिंह का विचार था कि सहकारी फॉर्म भारत में सफल नहीं हो सकते, अतः चरण सिंह को भारत में सहकारी कृषि का समर्थक नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है, बहुफसली योजना। यूपीपीसीएस प्री री एग्जाम 2015 में आया था क्वेश्चन। भारत में आज़ादी के समय एक ऐसी कृषि व्यवस्था मौजूद थी जिसमें भूमि का स्वामित्व कुछ हाथों में केंद्रित था, अतः देश को समृद्ध बनाने हेतु भूमि सुधार को अति आवश्यक माना गया तथा इस हेतु जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि स्रोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण एवं काश्तकारी सुधार के कार्यक्रम अपनाए गए। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है? तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। मध्यस्थों की समाप्ति, भूधृति सुधार, जोतों को हदबंदी। पीसीएस मेंस एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा ऐसा कथन सही है? तो ऑप्शन डी सही है, 1, 2, 3। लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। डेफिनेशन है इसकी, सामान्य रूप से भूमि सुधारों यानी कि लैंड रिफॉर्म्स तथा विशेष रूप से पट्टेदारी सुधारों यानी कि टेनेंसी रिफॉर्म्स का उद्देश्य सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से पट्टों तथा जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण तथा भूमि के अनुकूलतम उपयोग की दृष्टि से प्रचलात्मक जोतों को पुनर्संगठित करना है। भूमि सुधारों के तहत मध्यवर्तियों का उन्मूलन और पट्टेदारी सुधार जिसके तहत लगान का विनियमन, पट्टेदारों हेतु पट्टा अवधि की सुरक्षा तथा उन्हें पट्टेदारी का स्वामित्व प्रदान करना शामिल है। इस पूरी अवधारणा का उद्देश्य वास्तविक कृषकों को अधिकार प्रदान कर उन्हें राज्य के प्रत्यक्ष संपर्क में लाना है। पट्टेदारी की सुरक्षा और लगान के विनियमन के साथ वास्तविक कृषकों को पट्टेदारी पर स्वामित्व प्रदान करना कृषकों को उनके श्रम का समुचित प्रतिफल उपलब्ध कराना हेतु आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सीमांत जोत का आकार है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीमांत जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार भारत में सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। अर्ध जोतों का आकार 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोतों का आकार 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोतों का आकार 4 से 10 हेक्टेयर तथा बृहद जोतों का आकार 10 हेक्टेयर या इससे अधिक होता है। भारत में सकल जोतों में 68.45% सीमांत जोतें, 17.62% लघु जोतें, 9.56% अर्ध मध्यम जोतें और 3.8% मध्यम जोतें तथा 1% से भी कम 0.57% बृहद जोतें हैं। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है, तो इसको हम जानेंगे लघु कृषक के रूप में। यूपीआरओ एआरओ प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है ऑप्शन ए सीमांत कृषक, बी बड़ा कृषक, सी मध्यम कृषक, डी लघु कृषक। सही आंसर है ऑप्शन डी लघु कृषक। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, तो सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। यूपीआरओ एआरओ प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। विकल्पगत राज्यों में ट्यूबवेल से सिंचाई के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र है। गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है, तो ऑप्शन ए ताज निकलने की अवस्था। तो इसमें जो है ताज निकलने की अवस्था जो है सही आंसर है ऑप्शन ए। ताज निकलने की अवस्था गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था होती है। यदि किसी किसान को एक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो उसे इसी अवस्था में सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। विकल्प में दी गई अन्य अवस्थाएं भी सिंचाई की क्रांतिक अवस्था से संबंधित हैं, परंतु इन सब का संबंध एक से अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर है।
लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोग पूर्ण निष्पादन की भावना भर देना क्या है? उपयुक्त अंश संबंधित है तो ऑप्शन बी सामुदायिक विकास से। आईएएस प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन था। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी कारण है? ऑप्शन ए ग्रामीण निर्धनता। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, इसमें जो है मिलान करना है। ऑप्शन सही है बी ऑप्शन। बड़े सामंतों को आवंटित कृषि जो है जागीरदारी प्रणाली से संबंधित है। मालगुजारी के तहसीलदारों को आवंटित भूमि जो है रैयतवाड़ी प्रणाली से, इसका जो सही आंसर है जमींदारी प्रणाली से। और उपकिरायेदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार जो है सहित प्रत्यक्ष किसान को आवंटित भूमि है, इसका सही आंसर है सी महलवाड़ी प्रणाली। और ग्राम स्तर पर एक की गई भू राजस्व बंदोबस्त, इसका सही आंसर है सी। और सी का सही आंसर था 2 रैयतवाड़ी प्रणाली। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है तो कपास की फसल के लिए सही आंसर ए है। यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया आंसर क्वेश्चन था। कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है जो भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन बी पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकीय प्रगति का। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है तो इसका अंश है 15%। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है लगभग, तो भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान जो है वो लगभग जो है यहाँ पे देख लेते हैं, स्थिर चालू मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 15.10% है, जबकि स्थायी मूल्यों पर यह योगदान 11.85% रहा है। कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग है। स्टार का क्वेश्चन थे दोनों। आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 के अनुसार वर्ष 2011-12 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का राष्ट्रीय जीडीपी में योगदान 14.1% था। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का कुल जीवीए में हिस्सा चालू कीमतों पर वर्ष 2019-20 में फर्स्ट आरई में जो 18.4% था, वर्ष 2020-21 में पीई और 2021-22 में फर्स्ट एई में यह क्रमशः 20.2% तथा 18.8% अनुमानित है। इस समय भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है तो ये भी स्टार वाला क्वेश्चन था। वित्तीय वर्ष 96 से 97 में कृषि एवं बृहद क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 26.19% था, क्योंकि ये योगदान जो है हर साल चेंज होता रहता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2010-11 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितना रहा है? तो ये रहा है लगभग 15%। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है घट रहा है। भारत जैसे विकासशील देश में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि विकास की प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ साथ सकल मूल्य वर्धन यानी कि जीवीए में कृषि का योगदान घटता जाता है, जिसे वर्तमान में भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है। आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा है तो लगभग निरंतर कम होता रहा है। एनएसएसओ के 70वें चक्र द्वारा संचालित कृषक कुटुंबों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही आंसर है 1 और 3 सही है। इसमें सी ऑप्शन। राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है, सही कथन है। तीसरा कथन, केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबों ने यह सूचना दी है कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की है, यह भी सही कथन है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के 2014 के
अनुमानानुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत है, तो सी 57.8%। निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 में विश्व में सर्वाधिक है, तो ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी कहवा मंगोलिया देश से रिलेटिव नहीं है। यूपी ARO प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। दिए गए विकल्पों में शीर्ष कॉफी कहवा उत्पादक देश ब्राजील है, न कि मंगोलिया। शेष सभी विकल्प सही हैं। रबड़ थाईलैंड में सर्वाधिक होता है, जैतून स्पेन में, गन्ना ब्राजील में, लेकिन कहवा कहवा की खेती सर्वाधिक ब्राजील में होती है, न कि थाईलैंड मंगोलिया में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कुट में अपने उत्तर का चयन कीजिए। फल और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। आम के लिए जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आम होता है। बिहार में जो है लीची सर्वाधिक होती है। नारियल केरल में सर्वाधिक होता है। सेब का उत्पादन जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक होता है। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी सही है। 4, 3, 2, 1। यूपी ARO प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। आम सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, लीची में बिहार है, नारियल में केरल और सेब के लिए जम्मू और कश्मीर सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य हैं। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है, तो काशी लालिमा जो है ये भिंडी की प्रजाति है। यूपी ARO प्री एग्जाम 2021 में इसमें जो है यूपी ARO समीक्षा अधिकारी एग्जाम 2021 में लगातार हमने इसी कृषि के सेक्शन से जो है 4 से 5 क्वेश्चन को अभी देखा। आगे भी 1-2 क्वेश्चन मिल सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये आपके लिए। देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से निम्न राज्यों का अवरोही क्रम है, तो ऑप्शन ए हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। ये जो है राज्य अवरोही क्रम में है गेहूं उत्पादन में, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं है, इसलिए हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जो है गेहूं में अग्रणी राज्य हैं। निम्न में से किस वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही, तो ऑप्शन सी 2004-05 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर ऋणात्मक रही, तो ऑप्शन सी 2014-15 में। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग, तो ये है 14 करोड़ है। कितना है? 14 करोड़ हेक्टेयर है। किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी, तो ऑप्शन ए 2002 से 2003। 1997 से 98 में भारतीय कृषि उत्पादन ने ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई है, तो ये दर्शाई है 2.4%। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है, तो ये किया है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। भारत की औसत फसल गहनता है लगभग, तो 135%। कथन ए भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। कथन आर अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता, तो इसमें सही आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 50। निम्न कथन में से क्या समझते हैं? भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। इसका मतलब है खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है, परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। पीडीएस के संबंध में वर्ष 2000 में प्रकाशित लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1992-93 से वित्त वर्ष 98-99 में खाद्यान्न पर दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि हुई है, तो ये वृद्धि हुई है 3 गुने से अधिक। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक कॉफी जो होती है वो कर्नाटक में होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्नकाल तथा वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भी कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का था। मार्च 2022 तक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारतीय राज्यों में कर्नाटक 2,35,500 मीट्रिक टन कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक के बाद संदर्भ में क्रमशः केरल, तमिलनाडु का स्थान आता है।
निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये है चीन। प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश जो है वो चीन है। चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का आता है। 2015-16 में भारत में निर्यातित प्याज की मात्रा थी लगभग, तो ये थी 12 लाख टन। भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है? तो ये रहा है वनस्पति तेल का। यूपीएससी प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो सर्वाधिक जो आयात रहा है वो वनस्पति तेल का रहा है। निम्नलिखित कॉफी उत्पादक देशों को उनके कॉफी उत्पादन 2016 मात्रा को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन बी सही है, CBAD। सी ब्राज़ील, उसके बाद आएगा वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया। निम्नलिखित दलहनों में से जो है किसका 2015-16 में सर्वाधिक आयात किया गया था? तो ये किया गया था मसूर का। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? तो ये करता है कच्ची कपास। निम्नलिखित में से कौन भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? तो ऑप्शन बी कच्ची कपास। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में भारत एकमात्र देश है जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार उत्पन्न करता है। भारत विश्व में चीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका? चीनी का। चीन का नहीं, भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए केवल एक सही है इसमें। प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी विकल्प बी ही सही है। रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक किस्मों का एकमात्र उत्पादक देश भारत है। जबकि रेशम की 5 श्रेणियां इस प्रकार हैं: मलबेरी, ट्रॉपिकल्स, टसर, ओक टसर, ईरी एवं मूंगा। रेशम उत्पादन में चीन का जो है प्रथम एवं भारत का द्वितीय स्थान है। भारत विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है। मलबरी रेशम का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल राज्य में, जबकि गैर मलबरी रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुत आयात से होता है। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प ए होगा। निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। उपयुक्त विकल्पों में से दिए गए सभी उपाय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं, इसीलिए एक से अधिक आंसर सही होने के कारण विकल्पीय सही आंसर हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो ऑप्शन सी सहकारी कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उपयुक्त सभी से। डी आंसर सही है। राष्ट्रीय आय तथा रोजगार से, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आर्थिक संकेतक और कृषि उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? सही संख्याएं पूर्णांकित हैं। तो ऑप्शन डी सही है, केवल 1 और 3। जीडीपी प्रति व्यक्ति वर्तमान मूल्य जो है 37,000 रुपये, और उसके बाद तीसरा गेहूं 75 मिलियन टन। भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है, तो ये लगाया जा सकता है राज्य सरकारों के द्वारा। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो वर्ष 2001 जनगणना के अनुसार भारत की 58.2 श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र से जुड़ी थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के कुल कामगारों का लगभग 55% कृषि से जुड़ा हुआ था। उपयुक्त में से कोई भी विकल्प 55 नहीं है, अर्थात यह क्वेश्चन जो था विलोपित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, तो यह है कृषि क्षेत्र में। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा प्याज उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंध रखती है। भारत के श्रमिक बल में प्रायः कितने प्रतिशत अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर हैं? तो लगभग 65% लोग।
विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि निर्यात का संवर्धन। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो नकदी फसल जो है ज्वार नकदी फसल नहीं है, बाकी जूट, मूंगफली, गन्ना तीनों नकदी फसल हैं। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था, तो वर्ष 1985 में भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। भारत में फसल बीमा हेतु प्रथम प्रयास 1 अप्रैल 1985 को खरीफ फसल के दौरान जो है किया गया, जब भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना CCIS का शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में कृषि वर्ष में प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी वर्ष 1999 से 2000 के मध्य। काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति का संबंध जो है कोयला उत्पादन से है। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी, तो वर्ष 1999 में। किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया? तो ये किया गया 2004 से 5 में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। किसान बही योजना 1992 में लागू की गई थी, 1992। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996 से 97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974 से 75 में जल उपयोग दक्षता का विकास के लिए शुरू किया गया था। सही आंसर जो है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है इसमें। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता का विकास के लिए शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा से सही है। तो सही कथन जो है वो है इसमें सी ऑप्शन। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त कृषि केंद्रीय सहायता 80% ग्रांट के रूप में प्राप्त होगी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय व्यवस्था सही है? तो ऑप्शन डी 75% और 25% केंद्र, राज्य का 75% और केंद्र का 25% हिस्सा इसमें सम्मिलित है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन डी कृषि अभियांत्रिकी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया है या बांटा है वह संख्या है, तो वह संख्या है 15। 8वीं पंचवर्षीय योजना हेतु योजना आयोग द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया था। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो यह आरंभ किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 2005 में, मई 2005 में इसको प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी कि NHM से आच्छादित है? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न काल हेतु विकल्प सी सही उत्तर था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन जो HMNEH, राष्ट्रीय बांस मिशन आदि सभी उप मिशनों को मिलाकर एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास इसका उद्देश्य नहीं है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है ऑप्शन सी पेंशन तथा बीमा उपलब्ध कराती है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना को 1 जुलाई 2001 से प्रारंभ किया गया था। यह योजना जीवन बीमा सुरक्षा, एकमुश्त जीवन लाभ तथा कृषि मजदूरों को पेंशन लाभ उपलब्ध कराती है। लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई थी, तो ये आरंभ की गई थी वर्ष 1971 में। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो ये होती है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। MPPCS प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गलत कथन, सही कथन हमें इसमें ढूंढना है, सत्य नहीं है तो गलत कथन इसमें ढूंढना है। ऑप्शन सी, इसके केवल 2 अनुच्छेद हैं जो कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करते हैं, ये सही कथन नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? तो ऑप्शन सी 1, 2 और 3 कथन जो है वो सही है। UPPCS प्री एग्जाम 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन सी 1, 2, 3 है। ये देखते हैं इसको।
तीनों ही कथन इसमें सही है। यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देगा। 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। या तीनों ही कथन इसमें सही है। सही थे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही आंसर केवल एक। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया है। ये कथन इसमें सही है।